हेलो फ्रेंड्स। हम स्टॉक में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं। इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम समझते हैं। लेकिन अभी अभी आप न्यूज सुन भी रहे होंगे कि मार्केट क्रैश हो रहा है और उसी के साथ साथ हमें पता भी नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्टिंग करें। तो इसके लिए दोस्तों, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी मार्केट क्रैश हो रहा है, इट इज टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि हमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हमें बहुत ही कम दामों में मिलने वाले हैं। तो इसके लिए क्या है, मार्केट को समझना भी जरूरी है और स्टॉक को कैसे पिक करें ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप स्टॉक को कैसे पिक करें ये खुद ब खुद सीखें, क्योंकि बहुत बार हम लोग टिप्स के आधार पर कोई भी स्टॉक पिक कर लेते हैं और बाद में पता नहीं चलता है कि कब हमें एग्जिट लेना है या फिर हमें उस स्टॉक में बने रहना है। तो इसके लिए खुद का खुद स्टॉक आप पिक करना अगर सीख गए तो आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के जरिए आप ये सोच पाओगे कि नहीं, मैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में बना रह सकता हूँ। इसके लिए आज हम डिटेल में बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे कि स्टॉक को कैसे पिक करना है। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि तीन तरह की कंपनियां होती है, जो लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी। इनके नाम के अंदर नाम सुन के ही आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये कंपनियां किस तौर पे डिवाइड होती है। तो लार्ज कैप कंपनी जो होती है वो बेसिकली 20,000 करोड़ से ज्यादा का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। मिड कैप कंपनी वालों का 20,000 करोड़ से मिनिमम लेके 5,000 करोड़ तक का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। और जो भी बिलो 5,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका भी आता है वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज है। अब मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि मुझे ये बताना है कि लार्ज कैप कंपनी जो होती है उनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, उन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया होता है, प्रॉफिट जनरेट किया होता है, वो कंपनी काफी ज्यादा फंडामेंटली करेक्ट रहती है, क्योंकि उनकी उन्हें लॉस होने के लगभग ना के बराबर लॉस होता है उसमें। तो इसके लिए जो भी हमारे लार्ज कैप कंपनी में है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए ये मैं आगे बताने वाली हूँ। मिड कैप कंपनी में क्या होता है कि उनका मिड में आता है, तो इसके लिए उन्होंने हाफ जर्नी तो कवर की होती है, लेकिन उनके सामने हाफ जर्नी कवर करनी होती है, क्योंकि अभी भी उनको एक्सपांड करना है, बिजनेस ग्रोथ लानी है। और तीसरा जो है स्मॉल कैप कंपनीज है, जो अभी अभी एंटर की हुई है, जिनका अभी तक 5,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, लेकिन उसमें उन कंपनियों में पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है और वो भी काफी अच्छा ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर बतौर हम पहले ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग किसी भी ऐसे घोड़े पर हमारा पैसा नहीं लगाएंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं कि ये जीतेगा। हम तब क्या करेंगे कि इसमें डाइवर्सिफाई हमारा पोर्टफोलियो करेंगे, मतलब हमारा 30 to 40% जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हम लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और 20 to 30% है वो हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और 20% वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन फिर भी हम ऐसे गारंटी के साथ उसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है ये भी नहीं। अगर मुझे लग रहा है कि किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, न्यूली लॉन्च ही क्यों ना हो, लेकिन ये काफी ज्यादा ग्रो कर सकती है, काफी ज्यादा उनका मार्केट भी है, एक्सपांड कर सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पहले तो कुछ स्टॉक के नाम पता होने जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले अगर हम सुबह से उठ के जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं सिंपली उसकी लिस्ट बनाइए। अगर आप उठ के कोई भी टूथब्रश कर रहे, टूथब्रश शावर ले रहे, तो क्या यूज कर रहे हो वो सारे आपको लिस्ट बनाने हैं। मतलब अगर आप कोलगेट यूज कर रहे हो, कोई भी सोप यूज कर रहे हो, डव यूज कर रहे हो, लक्स यूज कर रहे हो, तो उन सारी कंपनी, या फिर आप कहीं पे पेट्रोल भरने जा रहे हो तो वो कंपनी हो गई, कहाँ के आप क्लॉथ का ब्रांड यूज कर रहे हो वो आप कंपनी, ये सारी कंपनी आपको क्या करनी है, नोटिस करनी है, लिख लेनी है। पहले तो आप लिख लेंगे, फिर बाद में अगर समझे उसमें पूरे दिन भर में जितनी भी कंपनीज के आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो सारी कंपनी आपको लिखनी है। फिर बाद में उन कंपनी को आप सेक्टर वाइज डिवाइड करोगे। सेक्टर वाइज मतलब कि कितना ज्यादा उसका यूज होता है, एफएमसीजी में कौन सी कंपनी है, मतलब रेगुलर बेसिस पे कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। मतलब देखिए, सोप है हम रेगुलर ही यूज करते हैं, टूथब्रश है हम रेगुलर यूज करते हैं, या फिर टी पाउडर चाय पत्ती है हम रेगुलर यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल, ऐसे जो एफएमजीसी है कुछ प्रोडक्ट ऐसे है कि हम रेगुलर यूज करते हैं,
पेट्रोल हो सकता है, और कुछ है कि हम अगर कोई भी डिजिटल का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर कभी-कभी यूज़ करने वाले प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तो इसे हमें डाइवर्सिफाई करना है कैटेगरी वाइज़ कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड। वैसे हम जब भी हम ये प्रोडक्ट की कंपनी की लिस्ट, कंपनी का नाम जब भी हम याद रखेंगे या फिर हम लिस्ट कर लेंगे, तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो उनके अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के हमें पोस्टर भी दिख जाते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये कंपनी कितनी वेल नोन कंपनी है। क्योंकि देखिए कहाँ पे भी अगर हम लोग कहीं पे भी कंप्यूटर पे कोई भी अगर डाटा देख रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो हमें सोसाइटी में जरूर दिखना चाहिए। अगर वो दिखता है हमें, तो हम उस कंपनी को रेफर कर सकते हैं। अब इन सारी कंपनीज में हम क्या करेंगे, जो भी कंपनी, कभी-कभी क्या होता है लक्स ऊपर से तो दिखा रहेगा, लेकिन अगर आप लक्स सर्च करने जाओगे तो आपको वहां पे आपको कोई भी कंपनी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए उस रैपर के पीछे वाले वहां पे पीछे वहां पे मैन्युफैक्चर्ड बाय वहां पे लिखा जाता है, तो उस कंपनी का डिटेल वहां पे रहता है। तो हमें क्या करना है, आगे आपकी लिस्ट तो तैयार हो गई। अब हम चलते हैं एक ऐसे वेबसाइट पे जहां पे आपको इस कंपनी का पूरा डेटा मिलने वाला है। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हैं और कौन सी कंपनी से वो बिलोंग करता है ये भी हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेके आई हूँ। ये देखिए, ये वैसलीन की बॉटल है। यहाँ पे आगे तो वैसलीन लिखा हुआ है, लेकिन ये कंपनी वैसलीन नहीं है, क्योंकि आप अगर वैसलीन सर्च करने जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। शायद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या सर्च करना है, किसी भी कंपनी का नेम और उसका शेयर प्राइस सर्च करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखा है। तो हम लोग इस कंपनी का नेम यही करके हम सर्च करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैंने ये सर्च किया हुआ था, तो यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर प्राइस आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखा हुआ है, ओवरव्यू लिखा हुआ है, कंपेयर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल्स लिखा हुआ है। ये पूरा डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका एक शेयर है 2315 रुपीज का, जो हमें अगर हमें एक शेयर भी लेना है तो हमें 2316 रुपीज हमें देने पड़ेंगे। अभी मार्केट तो चल रहा है, तो इसके लिए ये अप एंड डाउन होता रहेगा। देखिए, आप आज की प्राइस देखिए, 12.95% ये गिरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप मैंने आपको क्यों बताया था कि लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप है 5.44 लाख करोड़ रुपीज का, इसका मार्केट कैप है। और यहाँ पे हम अगर हमें है। तो कंपैरिजन में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर हमें शेयर प्राइस, लेकिन डिटेल में हम समझने वाले हैं कि कहाँ पे हम अच्छी तरह से इस कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीनर पे। देखिए यहाँ पे स्क्रीनर पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपनी कंपनी का नेम डालना है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये देखिए यहाँ पे कंपनी का है, कंपनी का नेम है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा उस कंपनी का डेटा है। तो देखिए यहाँ पे इनका मार्केट कैप यहाँ पे दिखाया गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,40,3,000 करोड़ रुपीज, जो हमने पहले भी देखा। करंट प्राइस दिखाई गई है यहाँ पे। ये हाई कितना है, लो कितना बनाया हुआ है, वो भी दिखाया गया है। 52 वीक का होता है। अब स्टॉक पी रेशो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो भी शेयर मार्केट का जो डिटेल कोर्स बनाया उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। स्टॉक पी रेशो मतलब प्राइस पर अर्निंग रेशो होता है। बुक वैल्यू इसकी 216 है और डिविडेंड यील्ड है 1.81%। उसका आरओसी है 27.2% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.2%। फेस वैल्यू इसकी अगर 1 ली जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबाउट ये कंपनी काम कहाँ पे करती है, मतलब किस सेक्टर में काम करती है। अभी ये ठीक है कि कोई भी कंपनी हम बता तो नहीं सकते, डिटेल में हम जानना है तो हमें यहाँ पे स्क्रीनर पे आके देखना पड़ता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इज इन द एफएमसीजी बिजनेस comprising primarily of home care, beauty and personal care and food and refreshment segment. The company has manufacturing facilities across the country and sell primarily in the India. पूरा ये जो
कंपनी कंपनी कहाँ पे काम कर रही है? होम केयर प्रोडक्ट्स है, जो भी ब्यूटी के प्रोडक्ट जैसे हमने वैसलीन का लिया, पर्सनल केयर है, फूड में भी टोमेटो सॉस, केचप, ये बहुत सारे उनके प्रोडक्ट है जो जहाँ पे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी कंपनी है जिसमें काम करती है। इनका एक खुद का एक मोनोपोली क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखिए हमें ये चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम पूरा चार्ट देख सकते हैं। हमें ये किसी भी हमारे आपके अकाउंट पे भी दिखता है, किसी भी ब्रोकरेज अकाउंट पे भी दिखता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हमारा अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1 मंथ का कितना है, 6 मंथ का कितना है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल जो ये नहीं दिखाया जाता। ये जो नीचे के पैटर्न्स बन रहे हैं ना, ये वहाँ पे नहीं दिखाए जाते। इसे समझना भी ज़रूरी होता है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, ये समझने के लिए हमें ये नीचे के पैटर्न समझने ज़रूरी होती है। देखिए 1 ईयर्स में कितना ग्रो हुआ है, ये 3 ईयर्स में कितना है और 5 ईयर्स में कितना है। ये तो हो गया, आपको ये तो पता है सब कुछ कि चार्ट पैटर्न कैसे देखना है, ये मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी। अब इस कंपनी के फ्लॉस कौन-कौन से हैं और कॉन्स कौन-कौन से हैं, ये भी समझना बर ज़रूरी है कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। ये कंपनी ऑलमोस्ट कोई भी डेब्ट इस कंपनी पे नहीं है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट 92.2%। जैसे कि मैंने कहा ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और इनका डिविडेंड पे आउट होता है 92.2%। डिविडेंड मतलब क्या? अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट अगर ज़्यादा कमा रही है तो वो क्या करती है, उनके शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट वो बाँट देती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो देखिए कॉन्स कौन-कौन से हैं? स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 10.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बहुत ही ज़्यादा महँगा स्टॉक भी है ये। The company has delivered poor sales growth of 9.50% over the past 5 years। क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर है और अब बहुत सारी कंपनीज इस सेक्टर में काम करती है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, उनका इम्पैक्ट सेल्स ग्रोथ पे यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है पीयर कंपैरिजन। क्योंकि ये सेक्टर देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्टर है एफएमसीजी, इंडस्ट्री है, पर्सनल केयर, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसका इनके जो पीयर कंपैरिजन में आता है वो ये आता है कोलगेट, पामोलिव, पी&जी हाइजीन, जिलेट इंडिया, ये बहुत सारी कंपनीज इनके पीयर कंपैरिजन में आती है। तो यहाँ पे हम अदर भी फैक्टर्स देख सकते हैं, जहाँ जैसे हमें यहाँ पता चल रहा है कि मार्केट कैप कितना है, इनका डिविडेंड यील्ड कितना है, यहाँ पे देखिए क्वार्टर पर सेल कितना दिख रहा है, यहाँ पे सेल्स क्वार्टर रिजल्ट दिख रहा है, आरओसीई दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। ये सब कुछ हमें समझना जरूरी है। ये हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे कि आंकड़े क्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत कुछ दिखाई जाता है। अब ये तो पीयर कंपैरिजन तो हमने देख लिया कि कोई कंपनी का अलग अलग रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो कॉन्सोलिडेट फिगर्स देखिए यहाँ पे है, वो सेल्स कितनी है इस कंपनी की। तो हम लोग अभी का डाटा देखते हैं कि क्योंकि ये क्वार्टरली रिजल्ट रहते हैं, तो देखिए इनका सेल्स है 15,818 करोड़ का सेल्स है। एक्सपेंसेस उसमें से इनके 12,123 करोड़ गए हैं, तो कितना हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनका इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए ओपीएम, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन दिखाया गया है, इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये समझना जरूरी है कि इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3,980 करोड़ और टैक्स जाता है, अगर 25% टैक्स जाता है तो इनका नेट प्रॉफिट हुआ 2,989 करोड़ रुपए, इतना इनका नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर ईपीएस इन रुपीज लिखा है 12.17 रुपीज अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। वैसे ही जैसे पूरा पूरा का पूरा इनका जो बैलेंस शीट कंपनी का होता है, ये सारा हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि इनका प्रॉफिट जनरेट इतना हुआ है, प्रॉफिट इतना जनरेट हुआ है, नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट इनका इतना जनरेट हुआ हुआ है मार्च 2024 को, तो इनका डिविडेंड पे आउट इतना है 96% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कभी-कभी मतलब प्रॉफिट जैसा होता है वैसे ये क्या करते हैं, डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो कभी-कभी 104% भी हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 119% का भी इन्होंने डिविडेंड पे आउट दिया हुआ है। यही यही फायदा होता है लार्ज कैप कंपनीज में, स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का, जिसको अगर झंझट ही नहीं लेना है कि यार क्या करें, कहाँ पे देखें शेयर्स, कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं देखना, कुछ नहीं देखना है, तो ऐसे में लार्ज कैप कंपनीज बहुत अच्छा पे आउट भी देती है और टेंशन फ्री
हैसल फ्री हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। रेशो देख रहे थे, ये पी रेशो 8 से ऊपर होना चाहिए लेकिन 25 से नीचे होना चाहिए। जितना 25 से नीचे रहेगा उतनी हमें सस्ती कंपनी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 52.5% होने की वजह से ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगी कंपनी है, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे देखिए आरओई है वो 18% से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत अच्छा 20% है, तो आगे चल के भी वो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तो देख लिया। अब दोस्तों हम अब चलते हैं कि कंपाउंडेड, यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में आपको दिखाना चाहती हूँ कि 10 सालों में इनकी कंपाउंडेड सेल्स 8% से बढ़ी है, 5 सालों में इनकी 10% से बढ़ी है, और 3 सालों में भी इनकी 10% से सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। और उसी के वजह से कंपाउंडेड ग्रोथ प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा इनको देखने को मिल रहा है। तो 10 सालों में इनको 11% की ग्रोथ दिखी है, और 5 सालों में इनको प्रॉफिट जनरेट हुआ है कंपाउंडेड 11%, और 3 इयर्स में 8%, ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टॉक प्राइस सीएजीआर या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न इन्होंने 10 सालों में 10% दिया है, 5 सालों में 1% दिया है, और 3 सालों में 0%, 1 ईयर में -2%। यही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ था। जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उनको बढ़ने के लिए अब इतने चांसेस नहीं रहते, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ होता है, बहुत लोगों तक पहुंचे हुए थे। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना चेंज क्यों। अगर 10 सालों में कोई कंपनी 10% का अगर सीएजीआर दिखा रही है, तो 5 साल और 3 साल में क्या हुआ? क्या हुआ है दोस्तों, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज काम करती है, बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं, और इस वजह से उनके प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 10 सालों में 32%, 5 इयर्स में 24%, 3 इयर्स में 20%, और लास्ट ईयर में 20%। मैं आपको ये पूरा डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये समझने के बाद ही आपको किसी भी प्राइस में, किसी भी शेयर में इन्वेस्टेड रहना है या नहीं, और कितने साल तक रहना है, ये आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बैलेंस शीट समझना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता था पहले बैलेंस शीट समझना, इतने हार्ड कैलकुलेशन, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं होता। यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा दिखा हुआ है। हमें सिर्फ देखना है कि इक्विटी कैपिटल कितना है, रिजर्व्स कितना है, बोरोइंग कितना है, बोरोइंग मतलब डेब्ट कंपनी पे है या नहीं है, अदर लायबिलिटीज कितनी है कंपनी पे, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, फिक्स्ड एसेट कौन से, ये पूरा यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर 2024 के ये जो आंकड़े हैं, ये बहुत कुछ बोलते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट्स किया है इन्होंने, अदर एसेट्स इनके कितने। अगर कोई कंपनी पे प्रॉब्लम भी आ जाए तो ये कंपनी अच्छे से सरवाइव कर सकती है, क्योंकि इनके अदर इन्वेस्टमेंट्स भी है, एसेट्स भी है, इस वजह से ये कंपनी सर्वाइव कर सकती है, इसलिए ये देखना जरूरी है। अब कैश फ्लो कहाँ कहाँ से आ रहा है इस कंपनी को, जो भी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी खर्चा हो रहा है, मार्केटिंग एड पे जो भी खर्चा हो रहा है, जहाँ पे भी कंपनी एक्सपेंसेस कर रही है, वो कहाँ से आ रहा है? तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको 15,469 करोड़ का आ रहा है, और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पे माइनस दिखाया जा रहा है। देखिए मतलब इनका कैश फ्लोज काफी कम भी है, कि इतना बड़ी अगर कंपनी है तो इनको कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा होना जरूरी है मेरे हिसाब से। अब ये कुछ रेशोज है, ये भी आप देख सकते हो। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या लिखते हैं, कि कोई भी अगर कंपनी के, हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर 1000 स्टॉक है, उसमें से कोई भी कंपनी 300 स्टॉक खुद के लिए रखती है और 700 स्टॉक अगर डाइल्यूट करती है, तो वो 700 स्टॉक किन किन के पास रहेंगे, कौन कौन वहां पे इन्वेस्टर है, ये समझना जरूरी है, और वही होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि 700% अगर पब्लिकली उन्होंने ऑफरिंग किया है, तो वो तो पूरा रिटेलर्स के पास जाएगा, लेकिन बचे हुए जो 300 है वो किनके पास है, या फिर वो कंपनी ओनर्स के पास है, कोई इन्वेस्टर है, या फिर प्रमोटर के पास है, या फिर अदर कोई फैक्टर। तो इसके लिए हम डिटेल ये समझते हैं कि प्रमोटर जो होते हैं वो होते हैं कि कंपनी को जो होल्ड करते हैं, या फिर जिनका कंपनी में पूरा सहकारी होता है, कि जो कंपनी को ओन करने में, चलाने में हेल्प करते हैं, वो लोग होते हैं प्रमोटर्स। तो ये देखिए इनका इन्वेस्टमेंट भी रहता है, तो ये प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, ये कांस्टेंट है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों।
कि ये अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों का ये डाटा है, तो यहाँ पे ईयरली भी हम अगर देखें, तो देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ तक मतलब मार्च 2021 तक ये कांस्टेंट यहाँ तक ये डाटा है कि इतना ही इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स रहा है। इन्होंने कुछ शायद 5-7% कुछ डाइल्यूट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है। प्रमोटर्स के पास 61.90% होल्डिंग मतलब बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी का प्रमोटर्स के पास है। तो इस वजह से क्या होता है कंपनी खुद उन प्रमोटर्स को खुद कंपनी पे बहुत ज्यादा फेथ होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं। उनको ये विश्वास है कि ये भी कंपनी आगे चल के भी हमें उतना ही ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी क्योंकि प्रमोटर्स आए दिन मतलब शुरुआत से इस कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए अब ये देखिए एफआईएस एफआईएस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स रहते हैं जो कंपनी में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक है 11.43%। डीआईएस जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है कुछ कुछ लोग क्या करते हैं खुद बिजनेस नहीं करते लेकिन अपना पैसा बिजनेस में लगा देते हैं। तो ये है डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो 14.67% का इनका स्टेक है। अब गवर्नमेंट के पास सिर्फ 0.6% स्टेक है और पब्लिकली इनका ऑफरिंग जितना है वो है 11.94%। देखिए जितना मतलब अगर प्रमोटर एफआई देखा है एफआईआई डीआईआई और पब्लिक पूरा देखा जाए तो भी इनका 40% के आसपास शेयर है मतलब 61% का स्टेक 62% का अराउंड स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। इसका मतलब कंपनी एक मजबूत फंडामेंटल पे बेस है कि बहुत ही मजबूत उनके फंडामेंटल है वो बहुत ही अच्छा वर्क करिए ये इनको विश्वास है। अब यहाँ पे आप नीचे जाए तो आप देख सकते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट भी आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन से कंपनी के रिलेटेड होकर कोई न्यूज है कुछ अगर उनकी मीटिंग्स हुई है कुछ अनाउंसिंग हुई है तो वो पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप क्लिक करके वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे पूरा एनुअल रिपोर्ट इनका फाइनेंशियल ईयर का मिला है। मतलब अगर अब देखिए दोस्तों हमने स्क्रीनर पे समझ तो लिया कि कोई भी कंपनी का स्टॉक कैसे पिक करना है। इसके लिए आप खुद की अपनी लिस्ट बनाइए और स्क्रीनर पे जाइए और देखिए कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। ये इजी मतलब लग सकता है आपको कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और दोस्तों ये मैं बहुत ही ज्यादा मन से कह रही हूँ कि आप खुद का स्टॉक पिक कीजिए किसी के भी टिप्स के आधार पर कुछ भी मत करिए। और अभी भी मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसा माहौल बना हुआ है कि अभी भी मार्केट 8 to 10% अभी भी गिर सकती है। तो इसके लिए हमें बहुत जल्दी मतलब विद इन 2 मंथ्स हमें बहुत ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो इसके लिए आपकी खुद की लिस्ट बनाइए और लिस्ट और उसके एनालिसिस सामने लिखिए कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट में जरूर मुझे बताना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर